जय हिंद दोस्तों। तो इसमें हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा का जो हम उत्पादन कर रहे थे कैसे परंपरागत स्रोत से, तो इससे पहले मैंने 4 प्रकार से उत्पादन कर लिया, जनरेशन कर लिया। एक तो मेरा हाइड्रो से मैंने किया, दूसरा थर्मल से किया, तीसरा न्यूक्लियर से करा और जो चौथा है डीजल इंजन से किया। अब इसमें जो हम 5वां प्रकार पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको समझना है। तो इसमें 5वां जो हम प्रकार पढ़ेंगे तो वो हमारा रहेगा गैस टरबाइन। गैस टरबाइन रहेगा। तो गैस टरबाइन से हम बिजली का उत्पादन कैसे करेंगे, गैस संयंत्र, गैस टरबाइन पावर प्लांट कैसे होता है, गैस विद्युत संयंत्र कैसे होता है, हम इस चीज़ को अब समझने वाले हैं। तो यहाँ पास जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र। तो आपको पूरी चीज़ समझना है। गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र। तो गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र ये हमारा 5वें नंबर का था। कितने नंबर का था? ये हमारा 5वें नंबर का था। जो परंपरागत स्रोत है उसमें से 5वें नंबर का था। तो इसमें हमको ब्लॉक डायग्राम ज़्यादा नहीं है, फिर भी छोटा सा है हमको समझने के लिए, तभी हमको पूरी चीज़ समझ में आएगी जब हम ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पास बनाएंगे। यहाँ पास हम एक बनाते हैं, यहाँ पास कंप्रेसर। ये कंप्रेसर हो गया। कैसा कंप्रेसर? एयर कंप्रेसर है। और जो दूसरा हमारा यहाँ पास है तो आपका रहता है टरबाइन। क्या रहता है यहाँ? टरबाइन। तो कौन सी टरबाइन रहेगी हमारी? गैस टरबाइन रहेगी। गैस टरबाइन क्या करेगी फिर? ये यहाँ पास एक हम नोजल को लगा देंगे या फिर हम पंप को लगा देंगे। लगा दिए। चलिए यहाँ पास हम कोई सप्लाई नहीं, तो यहाँ पास कपल्ड को हम लगाते हैं। इसको हम क्या करेंगे? कपलिंग करेंगे। किससे अब कपलिंग करेंगे हम? यहाँ पास मेरा होगा अल्टरनेटर होगा। अल्टरनेटर होगा और अल्टरनेटर के जस्ट आगे एक हम क्या लगा देते हैं? मोटर को लगा देते हैं। तो ये कैसे मोटर होगा हमारा? यहाँ पास ये जो मोटर लगा है ये मोटर होगा हमारा 3 फेज मोटर होगा। कैसा मोटर होगा? 3 फेज मोटर में कोई भी मोटर ले सकते हैं। और यहाँ पास हमारा जो होगी तो वो अल्टरनेटर होगी। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पास क्या होगी? अल्टरनेटर। और ये हमको उत्पन्न करके सप्लाई देगी 3 फेज। ये कपल्ड हो गया। यहाँ पास भी क्या है? मोटर कपल्ड ही है। किससे? जनरेटर से। अब इसमें हम आगे बनाते हैं कि एक इसमें ट्यूब को हम बनाएंगे। किसको बनाएंगे? एक हम ट्यूब को बनाएंगे। और इस ट्यूब में हम क्या करेंगे? ट्यूब को कुछ प्रवाहित करने के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ से हम कंप्रेसर को प्रवाहित करने के लिए इस प्रकार से हम एक ट्यूब का बनाते हैं। अब ट्यूब हमारा बन गया। अब यहाँ पास रहेगा हमारा कंबंसर, दहन कक्ष। तो दहन कक्ष को हम बनाते हैं यहाँ पास कुछ इस प्रकार से। ये हो गया हमारा कंबंसन चैम्बर। और यहाँ पास से हम एक बना लेते हैं आपका एयर को प्रवेश करने के लिए। एयर को हम प्रवेश कराएंगे, उससे पहले हमको एयर को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। ओके। अब इसमें लगभग आपका हो गया। यहाँ से अब हम दूसरे कलर से इसको हम करते हैं चिन्हित। ब्लू कलर से लेते हैं। यहाँ से इसका प्रवेश होगा और इसका प्रवेश होगा कुछ यहाँ प्रकार से। ये जाएगी हमारी एयर जाएगी यहाँ पास से, और यहाँ पास से एयर क्या होगी? हमारी निकल के आएगी। और ये एयर हमारी चली जाएगी यहाँ पास। अब यही एयर हमारी क्या होगी? फिर विपरीत होगी। तो कुछ यहाँ पास चली जाएगी, इधर साइड आ जाएगी। अब इसमें हम नामांकन करते हैं। ये हो गया हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हो गया। ये हो गई हमारी एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर हो गई। यहाँ से एयर कंप्रेसर जाएगी। ये हो गया हमारा कंबशन चैम्बर। इसको हम बोलेंगे दहन कक्ष।
इसको हम दहन कक्ष बोलेंगे। यहाँ पास हो गई हमारी स्टीम टरबाइन है नहीं, यहाँ पास हो गई हमारी गैस टरबाइन, और ये हो गया हमारा कपल्ड युग्मन। यहाँ पास हो गया हमारा अल्टरनेटर, और ये हो गया हमारा 3 फेज मोटर। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या करना है, हमको समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझना है, और कुछ इसमें वन लाइनर इम्पोर्टेंट लाइन आपको लिखाने हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हम डिफिनीशन को जानते हैं। तो वह पावर प्लांट जो गैस टरबाइन की सहायता से क्या करते हैं, हम गैस टरबाइन की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वह गैस टरबाइन कहलाती है, या गैस टरबाइन पावर प्लांट कहलाता है, या विद्युत संयंत्र कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी एक गैस टरबाइन संयंत्र है, जैसे हमने स्टीम टरबाइन संयंत्र को पढ़ा, स्टीम टरबाइन कहे तो थर्मल वाला जो होता है, या तो कह ले हम ताप विद्युत संयंत्र। तो जिस सिद्धांत पर वो ताप विद्युत संयंत्र काम करता है, वर्क करता है, ठीक उसी सिद्धांत पर कौन सा वर्क करता है पावर प्लांट, ये हमारा जो गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र है। तो ताप विद्युत संयंत्र के सिद्धांत पर गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र काम करता है, वर्क करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पास हम क्या लगाते हैं, एक मोटर लगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पास हम कोई मोटर एक कोई चूज करें, कोई भी मोटर को हम लगा सकते हैं, वो चाहे एसी प्रकार हो या फिर चाहे डीसी प्रकार हो। इसको हम प्रारंभिक स्थिति में क्या करते हैं, घुमाने के लिए यहाँ पास मोटर लगाते हैं। 3 फेज मोटर को लगाएंगे, चूँकि ये पावर प्लांट काफ़ी बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी देने के लिए हम 3 फेज मोटर ही लगाएंगे। तो यहाँ पास मोटर से हम क्या करते हैं, मोटर को सप्लाई देंगे, और यहाँ पास मोटर से जो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की शाफ्ट दिख रही है हमको, तो मोटर से हमारा कपल्ड होगा ये अल्टरनेटर, एक ही शाफ्ट पर हमारा अल्टरनेटर कपल्ड होगा। एक ही शाफ्ट पर हमारी गैस टरबाइन कपल्ड होगी, कपल्ड मतलब युग्मित होगी, जुड़ी होगी, एक दूसरे से संयोजित होगी। तो यहाँ पास गैस टरबाइन होगी, और यहाँ पास हमारा क्या होगा, एयर कंप्रेसर होगा। कंप्रेसर मतलब यहाँ पास संपीड़न, अभी बताते हैं उसको। तो ये तीनों एक ही शाफ्ट पर क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। जब मोटर को चलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पास ये पूरा घूमना चालू कर देता है। यहाँ पास गैस टरबाइन घूमती है और यहाँ पास एयर कंप्रेसर घूमता है। इतनी चीज़ आगे समझ में, वीडियो क्लियर है? ओके, वीडियो क्लियर है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे ये क्या हुआ, मोटर घूमना चालू कर दी, तो इसके शाफ्ट को भी घुमाना चालू कर दी। अब जब यह टरबाइन भी घूमा, यहाँ पास एयर कंप्रेसर भी घूमा, यहाँ पास जो वातावरण में हमारी वायु है वो क्या है, एक सामान्य स्थिति में है। कैसी है, सामान्य स्थिति में है। तो यह जब कंप्रेसर घूमने लगता है इस मोटर के साथ सप्लाई देने पर, तो ये जो सामान्य वातावरण की वायु है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इस वायु में हम जानते हैं कि कई प्रकार से डस्ट वगैरह होंगे, धूल होंगे, बहुत सारे कचरे होंगे, तो उसको हमको फिल्टर करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पास हम एक एयर फिल्टर को लगा देते हैं। अब यह एयर कंप्रेसर क्या करेगा, तो वायु को जो हमने एक नॉर्मल टेम्परेचर की है, एक नॉर्मल दाब की है, प्रेशर की है, जैसे हमने श्वसन ले रहा हम लोग ने ले रहे हैं, तो उस स्थिति में है। इसको अब क्या करेगा, यह एयर कंप्रेसर एक कंप्रेस्ड कर देगा, संपीड़ित कर देगा। मतलब जो सामान्य स्थिति में है उस स्थिति को क्या कर देगा, 4 से 5% इसका दाब को बढ़ा देगा। इसको क्या करेगा, 4 से 5% इसकी दाब को बढ़ा देगा। 4 से 5% क्या कर देगा, इसको प्रेशर को इसको बढ़ा देगा। तो यह नॉर्मल जो वायु है उस वायु का क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पास जो कंप्रेसर है तो कंप्रेसर क्या किया, बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ पास एक घूमने वाला पार्ट है, घूम घूम के उसको कंप्रेस्ड कर रहा, संपीड़ित कर रहा, और ये संपीड़ित करके इसको कर दिया। अब यह वायु क्या करेगी, हमारी इस वाले मार्ग से जाएगी। यहाँ पास एक हमने ट्यूब को लगा दिया, ट्यूब से होते हुए जाएगी।
अब यहाँ पास जो हमारा दिख रहा है कंबंशन चैम्बर दिख रहा है, दहन कक्ष दिख रही। अब यह कंप्रेस्ड जो वायु है तो कहाँ पहुँच गई हमारी, कंप्रेशन यहाँ पास दहन कक्ष में कंबंशन चैम्बर में पहुँच गई। अब इसको हम वायु को क्या करेंगे, हम लाकर यहाँ पास क्या करेंगे, तो इस वायु को हमको क्या करना होगा, एकदम दबाव बनाना होगा। और कैसे, उच्च टेम्परेचर के साथ। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमको इसको कुछ ऐसी चीज़ों से हमको इसको प्रेशर को बढ़ाना होगा और इसके साथ ही साथ विथ इसके टेम्परेचर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पास मीथेन गैस, मीथेन गैस का यूज करेंगे। तो यहाँ इसके दहन कक्ष में हम यूज करेंगे मीथेन गैस का। तो यहाँ पास हम लिखेंगे मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का हम यूज करते हैं। अब मीथेन गैस को क्या करेंगे, हम मीथेन गैस को जलाकर जो मीथेन गैस की मात्रा होगी और यहाँ पास कंप्रेस्ड वायु की मात्रा होगी वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मीथेन गैस को जलाकर, तो मीथेन गैस की जो मिक्स की मात्रा है, तो मीथेन गैस की जो मात्रा होगी वो 80% होगी। अब यह दोनों गैस क्या हो गई, मिक्स हो गई। मीथेन गैस को हमने किस लिए यूज किया, क्योंकि इसके टेम्परेचर को, जो हमारी कंप्रेस्ड वायु है उसके वायु के टेम्परेचर को कहें तो ताप को, और उसके दाब को कहें तो प्रेशर को, इस दोनों को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पास मीथेन गैस का हम यूज इसीलिए किए, यह एक एलपीजी गैस है, मतलब प्रकृति से नेचुरल गैस है, इसका यूज हम किए। मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं, जिसको CH4 होता है। इसको सुगंध की बात करें तो जो हम खेतों में जाते हैं अपने गांव में, तो एक धान की जो पेड़ होती है तो वहाँ से एक अलग प्रकार से एक मतलब खुशबू आती है, गंध उसको नहीं बोल सकते, खुशबू महक जैसे आती है। तो जो वो धान के पेड़ों से हमको महक आती है वो मार्स गैस की आती है, वो मीथेन गैस ही होती है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इस गैस को लाकर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पास एक दहन कक्ष में उस गैस का जो यहाँ पास से हमने वायु लाया था, कंप्रेस्ड वायु लाया था, उस वायु का टेम्परेचर भी बढ़ गया और क्या बढ़ गया, यहाँ पास उसकी प्रेशर भी बढ़ गई। तो यह फिर कितना बढ़ गया, तो कंप्रेस्ड यहाँ पास जो संपीड़ित है आपका दहन कक्ष, जो यहाँ पास दहन कक्ष है, तो यहाँ पास इस जो गैस है कंप्रेस्ड गैस है, संपीड़ित गैस है, उसका जो टेम्परेचर है वो 800 सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 800 सेल्सियस हो गया। आप क्या करेंगे, अब इस प्रेशर को हम कहाँ ले जाएंगे, सीधे ही टरबाइन में हम डाल देंगे। तो इस प्रेशर को हम टरबाइन में, कैसी, गैस टरबाइन यहाँ पास लगाएंगे। तो टरबाइन में हम सीधे ही इस प्रेशर को डाल देंगे और यह टरबाइन क्या करेगी, उसको धक्का देगी कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ पास कोई भी क्या हो गई, टरबाइन हो गई। यहाँ पास हमारी कोई भी क्या हो गई, टरबाइन हो गई। तो इस टरबाइन को हमने क्या किया, यहाँ से जो प्रेशर को हमने डाला, तो यहाँ से प्रेशर को हमने क्या किया, यहाँ से लाकर प्रेशर को और यहाँ से प्रेशर को हमने डाल दिया। तो इस प्रकार से इसके प्रेशर को हमने डाला, यहाँ पास दबाएगी तो टरबाइन क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस प्रकार से टरबाइन को हमने घुमाना चालू कर दिया। अब हमारी जो वायु है, तो इस वायु का जो अंतर होगा, तो यहाँ पास वायु क्या की, टरबाइन को घुमा दी। एक चीज़ आपसे अभी मैं देख रहा था हाल ही में, तो एक क्वेश्चन पुराना, तो उसमें इसरो में पूछा गया था और UPPCL में भी पूछा गया था TG2 में, कि जो हमारी टरबाइन होती है, टरबाइन, तो टरबाइन हमारी स्टीम को, जैसे स्टीम ऊर्जा को टरबाइन किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसमें ऑप्शन टाइप कर दिया था कि रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपको सदैव ही याद रखना है कि जो टरबाइन होती है तो सीधे ही स्टीम ऊर्जा को, कैसे भी ऊर्जा हो, हाइड्रो हो, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपको वहाँ पास विद्युत ऊर्जा किसी भी कंडीशन में नहीं लगाना है, क्योंकि इसके अंदर कोई फैराडे लॉ वगैरह काम नहीं करता टरबाइन के अंदर। वो सब प्रोसेस होती है कहाँ, अल्टरनेटर के अंदर। तो टरबाइन में और अल्टरनेटर में विशेष अंतर देख कर आपको उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पास क्या हुआ, अब 800 सेल्सियस की जो ताप और दाब के साथ हमारी वायु थी वो इस टरबाइन को घुमा दी। अब इस टरबाइन को जो घुमाकर वायु निकल रही है, एयर निकल रही है, तो उसको हम सीधे ही वातावरण में खुला नहीं छोड़ेंगे, उसका भी अभी हमको उपयोग करना है।
तो हमने यहाँ पास मार्स गैस का यूज किस लिए किया था, क्योंकि हमको टेम्परेचर इसको बढ़ाना था, इसके ताप को और दाब को बढ़ाना था। तो इसको हम खुला छोड़ देंगे तो हमारा घाटा होगा। तो इस टरबाइन की, इस गैस टरबाइन की एफिशिएंसी, दक्षता को हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सीधे ही नहीं छोड़ देंगे, इसको हम इधर से लाएंगे और इसको फिर से उपयोग कर लेंगे यहाँ ट्यूब के पास। और इसको जो हमारी अभी 800 सेल्सियस पर है, तो हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो ठंडी हो गई होगी। तो फिर भी इसका लगभग जो टेम्परेचर होता है वो 540 के आसपास, सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है। इस टेम्परेचर को हम लाते हैं यहाँ पास फिर से ट्यूब में, और ट्यूब में लाकर इस कंप्रेस्ड जो वायु होती है, दाब युक्त संपीड़ित वायु होती है, उस वायु को फिर हम इस 540 सेल्सियस में क्या करते हैं, हीट करते हैं और उसके प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जो करने की हमारी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको हम रीजनरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पास, रीजनरेटिव कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, रीजनरेटिव कहते हैं। क्योंकि इसको हमने क्या किया, दोबारा सा इसको यूज किया है, तो इसको हम रीजनरेटिव कहेंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब टरबाइन हमारी क्या हो गई, शाफ्ट घूमने लगी, और यह प्रोसेस क्या हो गई हमारी, चलती रही। यहाँ से हमारी कंप्रेस्ड वायु आ गई और यहाँ से ये मिलती रही। यह प्रोसेस क्या हो गई, अब निरंतर चक्रीय क्रम में चलती रहेगी। तो अब हमको यहाँ पास अल्टरनेटर भी घूमना चालू हो गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यह एक कंटिन्यू रनिंग अवस्था में आ चुका है। अब धीरे से हम मोटर की जो सप्लाई है उसको हम कट करके मोटर को हम सीधे ही बंद कर देंगे। क्या करेंगे, मोटर को हम बंद कर देंगे और मोटर की कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देंगे। अब हमारी ये जो टरबाइन है तो यह कैसे काम करती रहेगी जब तक इसको हमको चलाना होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑपरेशन होता है, पूरे का ऑपरेशन होता है इस प्रकार से। अब इसमें आपको मेन चीज़ें याद क्या रखना है, इसमें मेन चीज़ें याद रखना है, इस टरबाइन की हम बात करें तो कितनी इसकी एफिशिएंसी होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है। तो इसकी दक्षता की हम बात करें तो 30 से 60% तक इसकी दक्षता होती है। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 30 से 60% तक इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। आपसे पूछे कि इस संयंत्र का हम उपयोग कैसे लोड में करते हैं, पीक लोड या बेस लोड में, तो सदैव ही इस संयंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपके शीर्ष भार के लिए किया जाता है, कहें तो पीक लोड के लिए किया जाता है। इस संयंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, पीक भार के लिए किया जाता है, पीक लोड के लिए किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और इसमें एक बात करें तो इसके स्टार्ट होने का टाइम कितना लगता होगा, इसको स्टार्ट होने का टाइम कितना लगता होगा, तो इसके स्टार्ट होने का टाइम जो है तो आपका 10-15 मिनट है। सप्लाई दिए हम, धीरे धीरे इसको पूरा फाइनल किए, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आई, एयर गई, मार्स गैस लगाकर हमने यहाँ पास मीथेन गैस लगाकर इसको प्रज्वलित किया, हीट किया, और ये इसको टाइम जो लगता है तो वो स्टार्ट होने के लिए कितना लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है। तो यहाँ पास लिखेंगे आप 10 से 15 मिनट लगता है इसको टाइम। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पास याद रखने की ज़रूरत थी और आपने इसको याद रख लिया। इसकी विश्वसनीयता की बात करें तो इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है, मतलब इस पर रिलेबिलिटी जो होता है तो हमको विश्वास अधिक होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे मोटर में तो ये घुमाएगा और ये उत्पन्न करके देगा। तो इसकी जो विश्वसनीयता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पास लिखेंगे इसकी जो रिलेबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता होती है जो क्या होती है, अधिक होती है। तो इस टरबाइन में आपको इतनी सारी याद रखने थे। यहाँ से आपका जो ये जनरेटिव वाला था कैसे परंपरागत स्रोत वाला था, तो परंपरागत स्रोत में हमने पांचों चीज़ों को समझा दिया। आपका हाइड्रो हो गया, चाहे वो जल विद्युत संयंत्र हो गया, दूसरा थर्मल हो गया जो आपका ताप विद्युत संयंत्र है, जो तीसरा है न्यूक्लियर जो परमाणु विद्युत संयंत्र है उसको भी बता दिया, और जो डीजल विद्युत संयंत्र है उसको भी बता दिया।
एक बाकी था ये, तो इसको हम गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र को अभी समझा दिया। तो ये पांचों प्रकार के हमारे हो गए। अब हम प्रवेश करेंगे इसमें एक आध दो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना जरूरी होता है, जो गैर परंपरागत है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला है, विद्युत संयंत्र का उत्पादन। तो उसको हम 2 को लेते हैं, 3 को पढ़ते हैं उसको, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी 2-3 को समझते हैं जो हमारे इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं। जैसे एक हो गया हमारा टरबाइन हो गया, और दूसरा हो गया हमारा MHD हो गया, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। ये सब इंटरेस्टेड इसमें रहता है कि आखिर ये कैसे वर्क करते हैं। तो इन चीज़ों को हमको समझना है। ये चीज़ पूरी समझ में आ गई। चलिए अब हम इसमें जो नॉन कन्वेंशनल है उसको हम समझते हैं। तो उसको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप फोटो वगैरह ले लिए होंगे या डायग्राम बना लिए होंगे। इसकी जो नोट्स है तो मैं आपको कई बार बताता हूँ कि कहाँ मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। PDF एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे हैंड राइटिंग से लिखी गई नोट्स है, जो उच्च गुणवत्ता की कह सकते हैं, चूँकि उसमें मैंने कई बार उसमें सुधार करके एक नई नोट्स को तैयार किया हूँ। अब हम इसमें पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत। तो उसकी जो लिस्ट मैं पहले बनवा दिया था, उसको लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम सीधे ही आगे बढ़ेंगे। इसमें हम जो पहले बनाए थे उसमें गैस टरबाइन लिखे थे, पवन चक्की लिखे थे, विंड मिल लिखे थे। तो उसको हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसमें अभी पहले समझते हैं जो हमारा मज़े की चीज़ समझने की है, MHD। तो फिर यह MHD क्या होता है, MHD। तो इसको हम लिखते हैं मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक। तो मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक, तो यह कैसे कार्य करता होगा। आपको लग रहा होगा ये तो सीधे मोटर होगा, जो सीधे मैग्नेट वगैरह लगाकर और पानी वानी डाल के कुछ हम इसको चालू कर लेंगे। बिल्कुल आप इसको नहीं पढ़े होंगे तो इतना मज़ा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल आपको एक नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पास, मैग्नेटो, मतलब मैग्नेट ही लेना पड़ेगा हमको, ये तो श्योर है। तो मैग्नेट हमने यहाँ पास 2 ले लिया, 2 मैग्नेट ले लिया, जिसके ध्रुव एक N है और दूसरा क्या है, S है। अब इस मैग्नेट को हम जो लेते हैं ना, तो इसकी जो सामर्थ्य होती है वो कैसी होती है, वेरी हाई होती है, वेरी स्ट्रांग होती है। तो इसमें हम जो एक यहाँ पास इसकी सप्लाई को हम क्या करेंगे, इसमें बिजली को उत्पन्न करके हमको आउटपुट में सप्लाई भी एकत्रित करना होता है, आउटपुट में सप्लाई भी हमको लेना पड़ता है। तो इसमें आप ये ना सोचें कि ये स्लिप रिंग वगैरह क्या मोटर वगैरह बना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कैसे हो सकता है, यदि आप इसको ना देखे होंगे कभी भी। तो यहाँ पास जो हमने ले लिया ये मटेरियल, तो ये कैसा मटेरियल हो गया आपका, सेमीकंडक्टर हो गया, इसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो यहाँ से हम ये जो हमारा सिरा है ये कैसा, इसको हम धन सिरा ले लेते हैं और इसको हम ऋण सिरा ले लेते हैं, इसको हम ऋण सिरा ले लेते हैं। और यहाँ पास ये जो चीज़ें हमने लिया इसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, अर्धचालक। तो यह क्या हो गया, अर्धचालक हो गया। तो इसको हम कैसे बना लें, यहाँ पास से ये हो गया अर्धचालक। अब यहाँ पास जो हमने चुंबक लिया है ना, तो ये भेरी मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है कि आपने वेबर में देखा होगा अभी तक। तो इसको हम वेबर पता है कितना, वेबर से बहुत बड़ा चीज़ होता है टेस्ला। तो टेस्ला में इसको हम सामर्थ्य को इसको मेजर करेंगे, किस में करेंगे, टेस्ला में करेंगे इसके सामर्थ्य को मेजर। तो कितने टेस्ला होता है, तो इसको हम बोलेंगे 5 टेस्ला। तो इसकी जो मैग्नेटिक सामर्थ्य है, क्या है, मैग्नेटिक सामर्थ्य है वो कितनी होती है, टेस्ला में होती है। तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। इसको हम यहाँ पास लिख दें, सही रहेगा। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना होगी, 5 टेस्ला हो गई, 5 टेस्ला। अब इसमें क्या हो गया, हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये तैयार हो गया।
अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते थे, मोटर वगैरह में पढ़ते थे तो चालक को ले लेते थे और चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते थे, जिसमें चालक में क्या हो जाता था, ईएमएफ जनरेट हो जाता था। तो इसमें हम किसी प्रकार से कोई चालक नहीं लेंगे। इसमें जो हम लीला दिखाने वाले हैं तो वो देखिए, इसमें हम गैस लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम गैस लेते हैं और गैस को क्या करते हैं, यहाँ से प्रवाहित कराते हैं। सोचिए, यहाँ पास हम गैस लेंगे और गैस को प्रवाहित कराएंगे, तो यहाँ पास कौन सी गैस लेंगे, तो गैस यहाँ पास लेंगे हम जिसकी चालकता थोड़ा ठीक ठाक हो। तो यहाँ पास हीलियम या तो फिर आर्गन, हीलियम या तो फिर आर्गन, तो यहाँ पास हीलियम या तो फिर आर्गन गैस को लेते हैं, हीलियम या फिर आर्गन, इन दोनों में से किसी एक गैस को ले लेंगे। अब यहाँ पास हम क्या बनाएंगे, डक्ट बनाएंगे, नाली बनाएंगे। यहाँ पास हम डक्ट बनाते हैं, नाली बनाते हैं। तो जो नाली बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम इस गैस को फिर नाली बनाकर इस गैस को हम प्रवाहित कराएंगे। तो यहाँ पास जो नाली रहेगी ना, वो बोरान नाइट्राइड्स की रहेगी। किसकी रहेगी, यहाँ पास जो हम नाली बनाएंगे तो उस गैस को प्रवाहित करने के लिए, तो वो नाली जो रहेगी, ऐसे हम एक काल्पनिक नाली बनाते हैं। तो यहाँ पास जो नाली रहेगी, इस गैस को प्रवाहित कराने के लिए हम यहाँ पास क्या बना देते हैं, नाली को बना देते हैं। और ये जो नाली रहेगी आपकी, तो वो रहेगी बोरान नाइट्राइड। बोरान नाइट्राइड की क्या रहेगी, नाली रहेगी, डक्ट रहेगी, नली, नाली बोल सकते हैं, नली, नली लिखें तो अधिक सही रहेगा। नहीं, नाली फिर जो अपने घर के अगल बगल वो समझ में आएगी। तो यहाँ पास क्या रहती है, नली मतलब खोखली। तो इसमें हम क्या करेंगे, हीलियम या आर्गन गैस को प्रवाहित कराएंगे। अब यहाँ गैस को प्रवाहित करा देने बस से हमारी ईएमएफ जनरेट नहीं हो जाएगी। तो फिर इसको हमको करना क्या होगा, तो इसको हमको करना ये होगा कि इस गैस के टेम्परेचर को हमको बढ़ाना होगा। इस गैस के टेम्परेचर को हमको बढ़ाना होगा। तो इस गैस के टेम्परेचर को हमको बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाया जा सकता है, तो इस गैस के जो टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं वो 5000 सेल्सियस से 6000 सेल्सियस तक इस गैस के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप कहेंगे इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि यदि इस गैस की टेम्परेचर को यदि 5000 से 6000 सेल्सियस तक आप बढ़ा देंगे तो यह गैस एक चालक की भांति कार्य करने लगेगी। कैसी, यह गैस एक चालक की भांति कार्य करने लगेगी और इस चुंबकीय क्षेत्र से जब किसी चालक पदार्थ को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं या प्रवाहित कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, विद्युत का उत्पादन हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो आपसे एक यह भी पूछता है कि जैसे मेरे बताने के अकॉर्डिंग किसी चालक को घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत का ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि एमएचडी जो आपका पावर प्लांट है, तो इसमें कोई घूमने वाला भाग होता है, तो आप बताएंगे कि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। यहाँ पास कोई मूवेबल भाग नहीं होता, घूमने वाला भाग नहीं होता। यहाँ पास डक्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से हाई टेम्परेचर में हीलियम या आर्गन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं। तो उस गैस का जो मान है, चालकता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी तो वह एक चालक की तरह कार्य करेगी और उस चालक में फिर क्या होगा, हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और वह जो गैसें हैं, ये चालक हैं, तो वो क्या रहेगी, सेमीकंडक्टर से हमारी जुड़ी रहेंगी, कपल्ड रहेंगी, जिसमें हमारे सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ हमारा उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ से हम सप्लाई को ले सकते हैं। तो यहाँ पास सेमीकंडक्टर का हम यूज कर लेते हैं। अब इसमें इसकी चालकता को हम क्या करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसकी चालकता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इसकी चालकता को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इसकी चालकता को हम बढ़ाएंगे जब, तो उसको हम कहेंगे क्या, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं कि इसमें सीडिंग मटेरियल के यूज़ करना पड़ता है। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीडिंग मटेरियल का यूज करना पड़ता है। तो आप बोलेंगे सीडिंग मटेरियल का मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि सीडिंग मटेरियल का मतलब इसकी चालकता को आपको बढ़ाने के लिए सीडिंग मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। मतलब सीडिंग मटेरियल के रूप में आपको पोटेशियम कार्बोनेट या तो फिर आपको यहाँ पास पोटेशियम
पोटेशियम कार्बोनेट या तो फिर आपको यहाँ पास क्या लेना पड़ेगा, CgM लेना पड़ेगा। पोटेशियम कार्बोनेट या तो फिर आपको CgM लेना पड़ता है, जिससे इसकी ये सीडिंग मटेरियल होते हैं। और सीडिंग मटेरियल के रूप में हम पोटेशियम यहाँ पास लिखेंगे पहले सीडिंग मटेरियल। तो सीडिंग मटेरियल के रूप में किसको हम लेंगे, यहाँ पास पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट या फिर हम किसको लेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट या फिर हम CgM को लेंगे। तो इसको हम लेते हैं सीडिंग मटेरियल के रूप में। ये सीडिंग मटेरियल क्या करती है, इसकी चालकता को बढ़ा देती है, इसकी चालकता को बढ़ा देती है। तो इसकी जो चालकता है फिर क्या होगी, वह बढ़ जाएगी। तो इसकी चालकता जो रहती है तो कितनी रहती है, इसकी जो चालकता की बात करें तो इसकी चालकता रहती है आपकी 10 सीमेन पर यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो 10 सीमेन पर मीटर स्क्वायर क्या रहती है, इसकी चालकता रहती है। चालकता आपको पता है क्या मीटर स्क्वायर में होगी, नहीं, बिल्कुल मीटर स्क्वायर में नहीं होगी, मीटर में होगी, हमसे गलती से लिखा गया। तो इसकी चालकता इतनी रहेगी। तो इसकी चालकता को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसकी चालकता को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो चालकता को इसको बढ़ाने के लिए हम सीडिंग मटेरियल की यूज़ करेंगे। तो इसकी चालकता किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी जो चालकता है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसकी चालकता की बात करें तो यहाँ पास जो हमारी वेबर निकल रही है, चुंबकीय फ्लक्स निकल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और यहाँ से कितनी स्पीड से गैस जो गुजर रही है, गैस का जो वेग है तो वो कितने स्पीड से गुजर रही है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है इसकी चालकता। आपको क्या पता है कि इसमें से निकलने वाली जो यहाँ पास होगी गैस, और निकलने वाली जो सप्लाई होगी वो किस प्रकार से होगी, AC प्रकार से होगी या फिर DC प्रकार से होगी। तो यहाँ पे कोई घूमने वाला भाग नहीं है, तो हम जाहिर सी बात है कि क्या कहेंगे, इसमें DC प्रकार से होगी। तो इसकी हम बात करें कि चालकता, जो इसकी चालकता, इसकी पावर किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको हम लिखेंगे इसकी जो चालकता है तो आपकी चुंबकीय फ्लक्स और यहाँ पास जो वेग होता है तो इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी पावर इतनी वाट होती है। तो यहाँ पास फिर चुंबकीय, यहाँ पास ये वाला क्या है सिग्मा, इसको बोलेंगे हम चालकता। किसकी चालकता, यहाँ पास गैस की चालकता, हाँ बिल्कुल गैस की चालकता। तो चालकता लिखें या फिर गैस की चालकता, तो यहाँ पास हम गैस की लिख देते हैं, गैस की। यहाँ पास जो B है, ये B क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यहाँ पास चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखते हैं तो सीधे फ्लक्स को क्या बोलते हैं, अभिवाह बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्लक्स यहाँ पास क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो जो फ्लक्स घनत्व होगा उसको हम क्या लेते हैं, टेस्ला में लेते हैं। और गैस की जो चालकता है वो किस में लेंगे, अभी हम लिखें सीमेन पर मीटर में लेंगे। तो सीमेन पर मीटर में लेंगे इसकी चालकता को। यहाँ पास आप देख लीजिएगा, यहाँ जो भी है तो क्या है, गैस का क्या है, यह वेग है, यह गैस का वेग है। तो गैस की वेलोसिटी है, गैस की प्रवाह का वेग है। तो ये जो गैस के प्रवाह का वेग है तो इसको हम किस में लिखेंगे, इसमें मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे। जो इसका वेग होता है वो किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। तो यहाँ पास वेग जो होगा मीटर पर सेकेंड में होगा। तो इसकी जो चालकता है तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यदि इसके फ्लक्स को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वेग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। तो यह मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जो होता है तो इस प्रकार से इसमें होता है। इसकी दक्षता की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है तो कितनी होती है, 50% होती है। इसकी क्या, इसकी दक्षता जो होती है तो 50% होती है। इसमें से निकलने वाली जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, DC प्रकार की होती है। तो इसमें से निकलने वाली जो सप्लाई होती है वो DC प्रकार से होती है। इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसमें क्या कोई घूमने वाला भाग होता है, बिल्कुल इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। और ना ही इसमें से कोई पॉल्यूशन होता, ना ही इसमें से किसी प्रकार से प्रदूषण होता। इसमें किसी प्रकार से प्रदूषण नहीं होता, ठीक है, इसमें किसी प्रकार से प्रदूषण नहीं होता। तो आपको जहाँ तक मैंने यहाँ पास पूरी चीज़ें आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे यहाँ पास इसका कार्य होता है। तो यह पूछ ले कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप बता देंगे, चूँकि इसमें क्या हुआ, हमारा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आपको शुरू में ही बताया था कि किसके ऊपर काम, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह फैराडे के
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इंडक्शन। क्या है इनका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण? जब कोई हम दो यहाँ पास क्या ले लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य हम कोई कंडक्टर को रखते हैं और कंडक्टर को रख कर क्या उसको हम बाह्य बल देकर उसको घुमाते हैं। तो घुमाएंगे तो इसमें से क्या निकलती रहती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती हैं। तो इस कंडक्टर को क्या करेगा, छेदन करेगा और यह कंडक्टर क्या करेगा, इसे घूम जाएगा। तो जब घूम जाएगा तो इसमें क्या होगी, एक वेव उत्पन्न होगी, जो हमारी वह वेव विद्युत ऊर्जा वो क्या होगी, हमारी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम सीधे इस प्रकार से कह सकते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, MHD, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पास दो चीज़ें मैंने आज कवर किया, अब इसके आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए तो इतना हो गया, फिर भी छोटा वीडियो ही तैयार हुआ आज का, छोटी क्लास। आज को मैं छोटी क्लास ही रखना चाहता था। बाकी हम अगली क्लास में लेके आएंगे आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगली क्लास जो होगी आपकी वो लास्ट क्लास होगी, एंडिंग क्लास होगी इस जनरेशन का। इसके बाद फिर हम उस क्लास के बाद जो नई क्लास लाएंगे वो होगी आपके लिए बिल्कुल नई। सो थैंक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अपना पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें और अपनी कर्तव्य करते रहें। सो गाइस, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।